13th मॉड्यूल ऑफ फिशरी जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। सो हियर्स द टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज फिशरी, डेटा ऑफ फिशरी। ओके, तो फिशरी का जो डेटा है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डिंग द कोस्ट लाइन और कौन कौन से स्टेट्स में जो है कोस्ट लाइन स्प्रेड आउट है, वो सारा जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया में जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो है 8118 किलोमीटर, जो कि अराउंड 9 जो स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जो है स्प्रेड है। ये पूरा कंट्री का यहाँ पे है कि इंडिया में जो कोस्ट लाइंस हैं वो बेसिकली जो है 8118 किलोमीटर की जो है उनकी लेंथ है और 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में जो है ये फैला हुआ है। देखिए, जो 9 जो स्टेट्स हैं बेसिकली उनमें गुजरात है, उनमें आंध्र प्रदेश है, उनमें तमिलनाडु है, ठीक है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। तो ये सारे जो है स्टेट्स हैं। अगर यूटी की यूनियन टेरिटरीज मतलब यूटीज की अगर बात की जाए तो उसमें अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, और उसमें दमन एंड दीव है, दमन एंड दीव के बाद लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है। तो ये सारे जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बेसिकली जो है 13 टोटल जो है 13 हैं, जिनमें 9 स्टेट हैं और 4 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि जो स्टेट जिनमें सबसे ज्यादा जो है कोस्ट लाइन की लेंथ है, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन जो है वो किन जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा है। तो जो है बेसिकली अंडमान एंड निकोबार में जो है सबसे ज्यादा लेंथ है कोस्ट लाइन की, उसके बाद गुजरात और फिर जाके जो है तमिलनाडु में। अगर आपको कंडीशन दी जाए, सिर्फ आपसे जो है स्टेट्स पूछा जाए या वहां पे यूनियन टेरिटरी जो है मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि पूरा जो लेंथ है वो यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट है उनमें से किस में सबसे ज्यादा है, तो अंडमान एंड निकोबार आएगा। बट अगर जो है सिर्फ स्टेट पूछा जाए या कोई कंडीशन है तो स्टेट में गुजरात जो है लीड कर रहा है और ओवरऑल में जो है अंडमान एंड निकोबार लीड कर रहा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपको कंडीशन दे के जो है पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा सिंपल। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो गुजरात का सेकेंड जो है नंबर है और तमिलनाडु जो है वो 3rd नंबर पे है। उसके बाद देखिए लैंडिंग सेंटर्स, ये तो था लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन और ये है लैंडिंग सेंटर्स। लैंडिंग सेंटर्स उन बेसिकली सेंटर्स को कहा जाता है जहां पे जो है प्राइमरी हैंडलिंग की जाती है फिशेस की, ठीक है। तो उसमें तमिलनाडु लीड कर रहा है और आंध्र प्रदेश 2nd नंबर पे है। नंबर ऑफ लैंडिंग सेंटर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तमिलनाडु में अराउंड आपके 352 लैंडिंग सेंटर्स हैं और आंध्र प्रदेश में है 271 लैंडिंग सेंटर्स। और अगर सबसे लीस्ट की बात आती है तो सबसे लीस्ट जो सेंटर्स हैं अराउंड 7 लैंडिंग सेंटर्स हैं दमन एंड दीव में। दमन एंड दीव में जो है सबसे कम लैंडिंग सेंटर्स हैं। तो ये जो है 2 स्टेट हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो है लैंडिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली जो है स्टेट वाइज और ओवरऑल जो कोस्ट लाइन लेंथ है उसके रिगार्डिंग डेटा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मरीन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को हैंडल करती है, द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस तरह से अपीडा है, ठीक है। अपीडा जो है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको जो है बेसिकली उनके लिए अथॉरिटी, उनके लिए जो ग्रांट होती है, उनके लिए जो रेगुलेशंस होते हैं, उनके लिए जो क्वालिटी होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, एपीडा उसको सेट करता है। और सेम एज एमपीडा, ये जो है बेसिकली मरीन प्रोडक्ट्स के लिए जो है रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो अथॉरिटी होता है, जो बेसिकली जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं वो इसके अंदर जो है फॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करती है। देखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ। अब इसका 1972 में किस तरह से जो है ये एस्टेब्लिश हुआ, देखिए, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है एस्टेब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट इन 1961। उसके बाद इसे कन्वर्ज कर दिया गया एमपीडा में ऑन 24 अगस्त 1972। 24 अगस्त 1972 को जो है इसे एमपीडा में कन्वर्ज कर दिया गया, जो कि जो है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
अब इसका वर्क क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली ये जो है मरीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, कैप्चर फिशरीज को प्रमोट करता है, बेसिकली जो फार्मर्स के अमंग्स अवेयरनेस होती है उसको रेगुलेट करता है, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, फिशरीज के लिए कल्चर जो फिशरीज का होता है उसे जो है प्रमोट करता है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फार्मर्स को, जो है सब्सिडीज होती हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, उनके रिगार्डिंग जो अवेयरनेस होती है फार्मर में, उसे रेगुलेट करता है, पैरामीटर्स फॉर्म करता है एक्सपोर्ट के लिए, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैल्यू एडिशन जो होता है, क्वालिटी कंट्रोल जो है एम्पीडा के द्वारा इंस्पेक्ट किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेसिकली जो ओवरऑल फिशरी सेक्टर है या मरीन प्रोडक्ट्स का जो सेक्टर है उसको जो है ये प्रमोट करता है, जो बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाता है इसके अंदर ही जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं, किस तरह से जो है आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एम्पीडा के अंदर आती हैं। एम्पीडा का जो हेड क्वार्टर है वो है कोच्चि केरला में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो है KS श्रीनिवास। ये जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप पढ़ें तो उसका आपका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बैकग्राउंड है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल था उसको जो है कन्वर्ट किया गया एम्पीडा में, तो ये इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आपको जो है प्राइमरी फंक्शंस पता होने चाहिए, जैसे एम्पीडा यहाँ पे मरीन प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट करने में प्रमोशन करता है, जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पैरामीटर्स होती हैं, वो एम्पीडा के अंदर फॉर्म होते हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए और चेयरमैन कौन है वो आपको पता होना चाहिए, तो ये जो है इसके चेयरमैन है। उसके बाद देखिए जो एम्पीडा है, जो मरीन प्रोसेस प्रोडक्ट जो होते हैं या मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किस डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करता है? ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये बेसिकली वर्क करता है एंड एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी विद डिफरेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये बेसिकली जो है जो कि फिशरी प्रोडक्शन और एल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है फंक्शन करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एपीडा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, एपीडा एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, ठीक है, और ये हुआ 1972 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सोसाइटी ऑफ एम्पीडा। देखिए एम्पीडा के अंदर कुछ सोसाइटी फॉर्म की गई हैं जो बेसिकली एज अ आर्म, एज अ एक्सटेंशन बॉडी जो है एम्पीडा की जो है वर्क करती हैं। तो इसमें सबसे पहले है राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, तो ये है RGCA। ये बेसिकली जो है ये भी जो है फिशरी को, एक्वाकल्चर को जो है प्रमोट करता है, जो भी इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हैं, वो सारे जो हैं उसके ऑब्जेक्टिव पे जो है ये वर्क करता है। उसके बाद देखिए नेट फिश है, नेट फिश नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग। ये 2006 में जो है फॉर्म की गई थी ये सोसाइटी। ये भी जो है एज अ आर्म, एम्पीडा की एज अ एक्सटेंशन आर्म जो है ये वर्क करता है। जो ऑब्जेक्टिव एम्पीडा के हैं वही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इन सोसाइटीज़ के हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो है फिशरी कल्चर को, एक्वाकल्चर को, क्वालिटी जो होती है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो है सारे ऑब्जेक्टिव्स पे ये वर्क करते हैं। उसी तरह से दूसरी जो है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, यहाँ पे वो सारे मेथड्स बेसिकली जो इम्प्रूव मेथड्स होते हैं, जिस तरह से सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को डेवलप किया जा सके, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डेवलप की जाती हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी, किस तरह से जो है इनको और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इनका रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली 3 सोसाइटी हैं जो कि एम्पीडा के अंदर जो है फॉर्म की गई है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी हैं सोसाइटीज़, ये जो है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनमें सबसे जो लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स हैं जो कि क्वांटिटी वाइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2017-18, तो उसमें सबसे पहला नंबर है शिम्प। शिम्प जो है लीडिंग प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। उसके बाद फिन फिश है और उसके बाद है स्क्विड। उसके बाद मार्केटिंग वाइज सबसे ज़्यादा मार्केटिंग जो है 2017-18 के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, मार्केट वाइज जो है साउथ ईस्ट एशिया है मरीन प्रोडक्ट में लीडिंग। उसके बाद USA है एंड देन है UA, ये जो है बेसिकली यूरोपियन यूनियन है। उसके बाद देखिए पोर्ट
पोर्ट वाइज जो है पिप्पव और विजाग। देखिए पिप्पव जो पोर्ट है बेसिकली ये है गुजरात में, और विजाग जो है ये विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। विजयग इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है बेसिकली इसे कहा जाता है। तो ये दोनों जो हैं इसका आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्ट कहाँ पे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये पोर्ट कहाँ, बेसिकली इनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो पिप्पव की गुजरात में है और विजाग की आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये भी क्वांटिटी वाइज यहाँ पे है कि जो एक्सपोर्ट मरीन प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है और जो बेसिकली इनकी क्वांटिटी है वो किस किस जगह पे, मार्केटिंग किस जगह से जो है क्वांटिटी वाइज ज़्यादा की जाती है, एक्सपोर्ट कौन से जो है ज़्यादा होते हैं, और बेसिकली जो पोर्ट वाइज जो एक्सपोर्ट होता है वो बेसिकली किन पोर्ट से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हाउ टू बिकम एन एक्सपोर्टर अंडर मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपोर्टर किस तरह से बन सकते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, ये यहाँ पे जो है दिया गया है। देखिए सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर। देखिए मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के पास एक प्रोसेसिंग यूनिट, एक प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। वो जो है एक प्रोसेसिंग प्लांट का ओनर होना चाहिए, और उसमें जो है फिशिंग वेसल, ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर लाइव फिश हैंडलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर चिल्ड फिश हैंडलिंग फैसिलिटी, और या फिर ड्राइड फिश हैंडलिंग फैसिलिटी। इनमें से कोई एक फैसिलिटी जो है उस प्रोसेसिंग प्लांट में होनी चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के लिए। उसके बाद मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए, देखिए मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है हु डज नॉट ओन प्रोसेसिंग प्लांट, वो प्रोसेसिंग प्लांट को ओन नहीं करता है, बट ही शुड हैव द कैपेसिटी और द प्लेटफॉर्म वेयर ही कैन यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ एन अप्रूव्ड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स। जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और हैंडलिंग करने की फैसिलिटी जो है एक मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास होनी चाहिए। तो ये मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए जो है प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है रूट थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर। देखिए ये जो है ट्रेड हाउस होता है या एक्सपोर्ट हाउस आप इसे बोल सकते हैं, जो बेसिकली जो है सर्टिफाइड होता है बाय DGFT, ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके द्वारा जो है ये सर्टिफाइड होता है रूट थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो ये बेसिकली है ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस इसे बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए चौथा है ऑर्नामेंटल फिश एक्सपोर्टर। देखिए ऑर्नामेंटल फिश एक्सपोर्टर जो होता है ये कंजप्शन के लिए जो है ये फिशेस यूज़ नहीं की जाती हैं। इनका जो एक्सपोर्ट होता है, वो जो एक्सपोर्टर होता है वो सिर्फ ऑर्नामेंटल फिशेस को एक्सपोर्ट कर सकता है, बट नॉट एन एक्सपोर्टर ऑफ लाइव मराइन प्रोडक्ट्स और ह्यूमन कंजप्शन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो है बेसिकली ऑर्नामेंटल फिशेज होती हैं जो कि एज एन ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जो है डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। आपने देखा होगा एक्वेरियम जो है, एक्वेरियम में जो फिशेज होती हैं वो ऑर्नामेंटल फिशेज होती हैं, उनको बेसिकली जो है ऑर्नामेंट एज अ ऑर्नामेंट जो है यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि जो एजेंसी है मरीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके अंदर जो है यूज़ किए जाते हैं और प्रिपेयर्ड किए गए हैं और फॉलो किए जाते हैं टू बिकम एन एक्सपोर्टर। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज दी गई हैं जो कि इंडिया में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका जो पीक सीजन है वो किस टाइम पे होता है। देखिए जैसे वाइट प्रॉन का आता है आपका पीक सीजन, ये थ्रू आउट द ईयर जो है बेसिकली थ्रू आउट द ईयर पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और सिर्फ मानसून सीजन में जो है नहीं इनकी रेयरिंग की जाती है। और एरियाज जो है बेसिकली अबंडेंस जहाँ पे इनकी अमाउंट जो है अबंडेंट अमाउंट है वो केरला और कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है। उसके बाद देखिए टाइगर प्रॉन नवंबर टू मई जो है बेसिकली इनका पीक सीजन होता है, और ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बेसिकली जो है इनकी अबंडेंसी पाई जाती है। उसी तरह से फ्लावर प्रॉन, ये अक्टूबर टू फरवरी, देखिए कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात में यहाँ पे है। देखिए व्हाइट प्रॉन और टाइगर प्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका आपको पता होना चाहिए। पिंक श्रिम्प देखिए जुलाई टू अक्टूबर, और केरला कर्नाटक में यहाँ पे जो है इसका अबंडेंसी है। ब्राउन श्रिम्प ये नवंबर टू मई, ठीक है, कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उसके बाद देखिए किंग प्रॉन नवंबर टू मई, और महाराष्ट्र और केरला में बेसिकली जो है ये अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद देखिए मरीन श्रिम्प जो है ये आपका मई टू सितंबर है, और केरला और कर्नाटक कोस्ट में जो है ये
बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा जो है इनकी पॉपुलेशन देखी जाती है। उसके बाद देखिए स्कैम्पी। स्कैम्पी जो है सितंबर टू नवंबर और मई टू जुलाई, 2 सीज़न में जो है इसका पीक सीज़न होता है, और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और केरला में जो है बेसिकली अबंडेंस अमाउंट में होता है। उसके बाद देखिए डीप सी श्रिम्प, ये आपका फरवरी टू मई है और साउथ वेस्ट कोस्ट में जो है ये होता है। देखिए ओइस्टर, ओइस्टर आपके अगस्त टू फरवरी और तमिलनाडु कोस्ट में जो है ये अबंडेंस में, अबंडेंट अमाउंट में है। उसके बाद देखिए पर्ल ओइस्टर, ये थ्रू आउट द एयर होते हैं एक्सेप्ट द मॉनसून सीजन, और तमिलनाडु में बेसिकली जो है ये अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, इनकी अबंडेंसी जो है तमिलनाडु में देखने को मिलती है। येलो फिन ट्यूना, ये अक्टूबर टू जनवरी में लक्षद्वीप, अंडमान, गल्फ ऑफ मन्नार और रत्नागिरी कोस्ट, यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दिस पीक सीजन। उसके बाद देखिए बिग आई ट्यूना जो है ये थ्रू आउट द एयर पर्टिकुलरली अक्टूबर टू जनवरी जो है ये देखने को मिलती है। और जो एरियाज हैं लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, रत्नागिरी कोस्ट, यहाँ पे जो है बेसिकली ये दिखाई देती है, मतलब की जो पॉपुलेशन होती है वो सबसे ज़्यादा इन एरियाज में जो है देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए स्किप जैक ट्यूना, स्किप जैक ट्यूना जो है वो अक्टूबर टू मई, और ये होती है अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड में जो इनकी अबंडेंसी होती है। इसमें से देखिए वाइट प्रॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर प्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्यूना जो है, ट्यूना फिश वो जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किंग प्रॉन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है जिसका हमने कल्चर पढ़ा है वो बेसिकली जो है आपको याद होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा टेबल याद होता है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट आपको सेलेक्टिव अगर याद करने हैं तो जिसका कल्चर आपने पढ़ा है, जो भी हमने फिशरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं श्रिम्प के रिगार्डिंग, फिश के रिगार्डिंग, तो वो बेसिकली जो है आप उनको याद रखें, उनको जो है इंपॉर्टेंट है याद रखना। देखिए नेक्स्ट जो है ये कुछ अदर स्पीसीज हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले है कैटफिश। देखिए कैटफिश जो है सितंबर टू मार्च जो है इसका पीक सीजन होता है, और कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र का जो कोस्ट एरिया है वहाँ पे जो है इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए जाइंट मेराइन कैटफिश, ये मार्च टू जून और सितंबर टू अक्टूबर 2 टाइम पे जो है ये होती है, और महाराष्ट्र कोस्ट में है। उसके बाद देखिए इंडियन सैल्मन, ये सितंबर टू दिसंबर और वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड उड़ीसा में। उसके बाद देखिए बॉम्बे डक, कि बॉम्बे डक सितंबर टू जून और महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन जो है देखने को मिलती है। देखिए सी बेस अगस्त टू फरवरी है, और पल स्पॉट मई टू नवंबर, और ये केरला में, लेक्स ऑफ केरला और कर्नाटक में जो है इसकी अबंडेंसी देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए मिल्क फिश अगस्त टू दिसंबर और गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद देखिए कैटला ऑल सीजन में जो है, कैटला का जो पीक सीजन होता है ऑल सीजन में, और साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जो है इसकी अबंडेंसी देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे कैटला, मिल्क फिश, पर्ल फिश, सी बेस इंपॉर्टेंट है, कैट फिश इंपॉर्टेंट है, और जिनका हमने जो है कल्चर पढ़ा है, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करा है, वो सारे ही जो हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ किन एरिया में इनकी अबंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और पीक सीजन इनका कौन सा है ये जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है बैन पीरियड। देखिए बैन पीरियड होता है वो पीरियड जिस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फिशिंग पे बेसिकली जो है बैन लगाती है, कि उस टाइम पे जो है फिशेस का जो फिशिंग की जाती है वो जो है बैन कर दी जाती है। क्यों बैन कर दी जाती है? देखिए कॉन्टिन्यूस फिशिंग करने से जो इकोसिस्टम होता है, किसी भी एक्वेटिक एनिमल का जो इकोसिस्टम होता है, किसी भी एक्वाकल्चर का जो इकोसिस्टम होता है, चाहे वो सी का है या पॉन्ड का है या लेक का है, उसमें जो है डिस्टर्बेंस आने लगती हैं। क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस फिशिंग की जा रही है, कॉन्टिन्यूसली जो है फिशेस को कैप्चर किया जा रहा है, तो कुछ स्पीसीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होने लगती है। तो इसे बैलेंस करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है फिशिंग होती है, उसे बैन कर दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज बेसिकली बैन पीरियड। और ये डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइम के लिए जो है किया जाता है, क्योंकि सारे ही स्टेट्स में एक टाइम पे जो है बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो फिश का प्रोडक्शन है, जो फिश की डिमांड है मार्केट में, फिर उसे जो है पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग टाइम पीरियड जो है स्टेट के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग और मार्केट के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये जो बैन पीरियड होता है वो पर्टिकुलर स्टेट में लगाती है टू मैनेज और टू बैलेंस द इकोसिस्टम ऑफ sea or any pond or any lake।
तो ये जो है बेसिकली एक टाइप का कंजर्वेशन प्रोसेस होती है, जिसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज होती हैं फिशेस की, उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो है ये बैन पीरियड लगाया जाता है। और बेसिकली जो है उनका जो फिश स्पीसीज हैं या कोई भी एक्वेटिक एनिमल की जो स्पीसीज है जिसका बेसिकली फिशिंग की जाती है या उन्हें कैप्चर किया जाता है, उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ जो इकोसिस्टम में रोल है वो जो है प्ले कर सकें और उनका जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली जो है एकदम से डिक्रीज ना हो। तो देखिए सबसे पहले वेस्ट बंगाल में जो है 61 डेज का बैन पीरियड होता है। 15th ऑफ अप्रैल से 14th ऑफ जून तक का जो है ये टाइम पीरियड होता है। उड़ीसा में भी 61 डेज का होता है। देखिए मोस्टली 61 डेज आपको मिलेगा, तो 61 डेज कॉमन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिन स्टेट में कम, जैसे तमिलनाडु ईस्ट कोस्ट और तमिलनाडु वेस्ट कोस्ट, ठीक है, वेस्ट कोस्ट में 45 डेज है और तमिलनाडु ईस्ट कोस्ट में जो है वो 45 डेज का है। तो इसे जो है बेसिकली आप याद कर लेंगे। और केरला में देखिए 47 डेज का है। तो ये 3 याद रखिए और बाकी सब जगह जो है वो 61 डेज का है, ठीक। और देखिए उड़ीसा में भी 15 अप्रैल से 14 जून तक होता है। और देखिए आंध्र प्रदेश में भी 61 डेज का है, ये भी 15 से 14 जून के लिए है। तमिलनाडु में 45 डेज का है, 15 अप्रैल से 29 मई तक है ये। और तमिलनाडु वेस्ट कोस्ट जो है इसमें 15 जून से 29 जुलाई तक का है। देखिए तमिलनाडु ईस्ट कोस्ट में जो है वो 29 मई तक का है। केरला में 47 डेज का है, तो ये 14 जून से और 31 जुलाई तक का बैन पीरियड है। कर्नाटक में देखिए 61 दिन का ही है, 61 डेज का, 15th ऑफ जून से 10th ऑफ अगस्त तक। गोवा में देखिए 61 डेज 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक लगता है। महाराष्ट्र में 61 है, 1 जून से लेकर 31 जुलाई। और गुजरात में 66 डेज का है। देखिए गुजरात में भी डिफरेंट है, 66 डेज का है, 10th ऑफ जून से 15th अगस्त। तो देखिए ये जो है बेसिकली बैन पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितना डेज का जो है बैन पीरियड लगाया जाता है। अगर आपको पता होगा कि 61 और 45 डेज के अराउंड जो है लगता है, तो ऑप्शन में जो है आपको ऑप्ट करना इजी पड़ेगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुजरात का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात का आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो अभी डिस्कस किया गया था, जहाँ पे एक्सपोर्ट और क्वांटिटी का जो है हमने डेटा पढ़ा था। तो इस रिगार्डिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए तमिलनाडु के यहाँ पे 2 दिए गए हैं, तो ये डिफरेंट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा देखिए टेबल बहुत छोटा है, सिलेक्टिव डेटा अगर आपको पढ़ना होता है, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको बता देती हूँ। बट ट्राई कीजिए कि पूरा टेबल आप याद कर सकें, उसको जो है रिलेट करके याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन है जिनका बैन पीरियड जो है वो सेम है और सेम टाइम पीरियड, मतलब सेम स्टेट, जो स्टेट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स, उनका सेम टाइम पीरियड है, ठीक है। डेज में भी है और जो मंथ है उनमें भी सेम है। तो उन्हें बेसिकली आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको यह याद रहे कि इन सारे स्टेट्स में एक ही टाइम पे जो है बैन लगता है, ठीक है। तो चलिए जो मॉड्यूल नंबर 13 है फिशरी का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो जल्द से हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।